हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक नए दिन में आज आपसे मुलाकात हो रही है। 2-3 दिनों से मैं आलस की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाए। हालांकि मैं रहता फ्री ही हूं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी जिसकी वजह से वीडियो बनाने में मैं असमर्थ रहा। गर्मी का ये आलम था कि रात भर सो ना सको और दिन में खो ना सको वीडियो में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र और आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूं हिस्ट्री का दूसरा पार्ट, जो कि मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में कि इस दौरान जब मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर मेरे वीडियो पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मेरे वीडियोस लॉन्ग जरूर होते हैं लेकिन विस्तृत जानकारी आपको मेरे वीडियो पर मिलती है। तो इसलिए बोर मत होइएगा। कोई ऐसा रीजन नहीं बोर होने का, क्योंकि यहां पर हम लोग कोई ड्रामा या मूवी नहीं बना रहे हैं। हम लोग यहां पर पढ़ाई करने आए तो सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट भी करते जाइए। सो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा की सभ्यता। और हड़प्पा की सभ्यता कहां से स्टार्ट हुई, कहां पे इसका अंत हुआ, ये सारी बातें हम लोग आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक कालीन हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर, मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर, मिस्र तथा वांगो के तट पर चीन की सभ्यता में से एक है। रेडियो कार्बन एक पद्धति का नाम है C14। इसके बारे में विस्तृत बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, पर आगे करेंगे अभी, क्योंकि हम अलग अलग क्या कहते हैं सभ्यताओं के बारे में सीख रहे हैं। जैसा कि पहले बताया, अगर आप चीन की सभ्यता पढ़ते हैं तो ह्वांगहो नदी के किनारे मिलती है, और अगर आप अपने देश में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी सिंधु घाटी नदी के किनारे मिलती है। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं, इसका जो लेमन निचोड़ है, यानी कि अगर इसको समझा जाए तो सिर्फ इतनी सी बात है क्या कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। उसका मेन रीजन क्या है? पानी वो स्रोत है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सीधी सी सिंपल सी बात है। आगे पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया है। इसका जो उद्भव यानी कहां से जन्म हुआ है और कैसे विस्तार हुआ है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति है। प्रथम नगरीय क्रांति है मीन्स यही एक ऐसी सभ्यता रही जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग नगरों में रहा करते थे। नगरों में क्यों रहा करते थे, उसके कुछ आयाम होते हैं, उसके कुछ परिणाम प्राप्त हुए, कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, कुछ अवशिष्ट प्राप्त हुए। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिससे ये पता लगाया जा सका कि ये किस तरीके के प्रांतों में और किस व्यवस्थाओं में रहते थे। क्योंकि ये नगरीय व्यवस्था थी, और इसको प्रथम नगरीय व्यवस्था इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रथम दौर पर यही सभ्यता एक ऐसी थी जो प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानी जाती थी, की अवस्था को दर्शाती है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसर्न नाम के एक व्यक्ति थे जो कि 1826 ईस्वी में उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी। इन्होंने अवशेषों के दबे होने की बात लिखी थी। तब हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा नहीं था, हड़प्पा नामक स्थल उस स्थल का नाम था। अभी उसका नाम हड़प्पा सभ्यता नहीं पड़ा था, अभी उस जगह का नाम एक हड़प्पा नाम था। ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां का अवलोकन किया, लेकिन इस स्थल का महत्व तो उन्होंने नहीं समझ पाया। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं
आगे की बात क्या है कि लेकिन इस स्थल को महत्व को समझा नहीं जा सका। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता के स्थल का ज्ञान हुआ और फिर सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता पड़ गया। तो आप लोगों ने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ले ली। अब इसके बारे में, इसके विस्तार के बारे में समझते हैं। ये तो उद्भव था, अब इसके बारे में, इसके विस्तार के बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स, विस्तार के मामले में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत कंकाल है। सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। वो कहां से पाई जाती हैं? नंबर 1 भूमध्य सागरीय प्रजातियां, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियां, मंगोलॉयड प्रजातियां एवं अल्पाइन प्रजातियां, जिनमें सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग पाए जाते थे। यह सभ्यता उत्तर में, यह सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता उत्तर में, अगर आप भारत का मैप देख रहे हैं तो मैंने भारत का मैप उतना ही आपको दिखाया है जितना कि हमारी हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर आप मैप को देखें तो जम्मू के, यहां लिखा है यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर, तो उत्तर में जम्मू के मांडा, मांडा आपको दिख रहा है, जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर, दक्षिण में अगर आप इसके नीचे आ जाएं, अपोजिट साइड में आ जाएं, तो ये आपका दक्षिण पड़ेगा। दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर स्थित दैमाबाद तक, और यहां यही दैमाबाद पड़ेगा इसी जगह। अगर आप देखें तो ये दैमाबाद भी बोला जाता है, दैमाबाद एक जगह का नाम है, दैमाबाद तक। और पश्चिम में, पश्चिम मतलब भारत के पश्चिम में, तो भारत के पश्चिम में कहां? बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट, जिसका क्या नाम है? सुतकांगेंडोर। आप देख सकते हैं मैप पर, ये आपका जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान का है, और ये समुद्री तट जो कि सुतकांगेंडोर के नाम से जाना जाता है, यहां तक फैला हुआ था। और सुतकांगेंडोर के जस्ट पूर्व में, यानी इधर साइड में, अगर हम उत्तर प्रदेश में आए तो क्या लिखा हुआ है? सुतकांगेंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर ये उत्तर प्रदेश का मैप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? उस जगह का नाम आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है, देख सकते हैं आप, समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। आपका ये एक लाइन जा रही है जो सुतकांगेंडोर से मांडा, और मांडा से आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर से नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी से सुतकांगेंडोर। तो ये आपका त्रिभुजाकार क्षेत्रफल नजर आता है, जैसा कि उसमें कहा गया वो मैंने आपको दिखाया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से ये दोनों से बड़ा एरिया माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत अगर हम शहरों के नाम समझें या स्थलों के नाम समझें तो क्या आता है? पंजाब आता है, सिंध आता है, बलूचिस्तान आता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीमांत भाग शामिल था। तो इस तरीके से आपने हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके उद्भव और विस्तार के बारे में आपने समझा। मैं थोड़ी समय के लिए बोर्ड के साइड से हट जाता हूं ताकि आप इसको नोट कर सकें और अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। तो अगर हम इसके पिछले वाक्यों के साइड में जाएं तो हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो प्राप्त कंकालों से हुई है, और कंकाल सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और बात करें, जैसा कि बताया कि उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर साइड में जम्मू के मांडा से लेकर के, और भारत के पश्चिम में सुतकांगेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, समुद्री तट भी कहा जाता है, वहां से लेकर और उसके पूर्व में आलमगीर पूर्व तक और नर्मदा घाटी तक अगर देखें तो यहां तक हमारी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ये क्षेत्रफल जो था वो त्रिभुजाकार था
और ये त्रिभुजाकार क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इस बात की स्थिति पता करने के लिए कि ये जगह कितनी हो सकती है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो आपकी उनसे भी बड़ी सभ्यता ये रही है। इसके प्रमुख जो स्थल थे, जिसमें अगर आप नाम ले सकें, सिंध है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है ना, आदि क्षेत्र आपके, या पश्चिम उत्तर प्रदेश का सीमांत भाग भी शामिल था। आगे बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख स्थल जहां से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में दूरदृष्टि डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। जैसा कि मैंने आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब मैं समझा रहा था, तो उसमें यह समझ में आया कि प्रथम नगरीय व्यवस्था इसको कहा गया, प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया। इसको नगरीय क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो परिदृश्य था, जब इसको देखा गया तो इसकी व्यवस्था नगरीय मिली। इसीलिए और भी सभ्यताओं को जब निरीक्षण किया गया तो यही एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें नगरीय व्यवस्था बहुत ही समुचित तरीके से मिलती है। तो इसलिए आइए समझते हैं कि इनकी नगरीय व्यवस्था क्या रही और किस तरीके से इन्होंने अपने नगर में किस तरीके की प्रणाली का प्रयोग किया था। आगे नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल नगरों में सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली थी। नगर योजना जाल पद्धति, जाल मतलब ग्रिड, और ग्रिड का मतलब होता है कि स्क्वायर फॉर्मेट में, यानी इस तरीके के फॉर्मेट में कई सारी, जैसे ये जाल है, इस तरीके की चीजों को आप अगर बोले तो इसको क्या कहते हैं? जाल। क्या कहते हैं? जाल या ग्रिड, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो जाल पद्धति पर यानी सिस्टम पर आधारित थी। नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नगरों की नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ऐसी चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनको आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे। जैसा कि एक बात बताया कि इसकी जो नगरीय व्यवस्था थी, जिसमें जल निकास प्रणाली और आपकी जाल सिस्टम पर आधारित थी, यानी ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज नोट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको नोट करते चलिए। तो नगरों में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। नगरों की नालियों में ईंटों या पत्थरों से उनको ढका गया था, जिसके निर्माण में ईंटों के अलावा चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया गया था। नगरों में पूर्व और पश्चिम में दो टीले मिले हैं। दो टीले, टीला मतलब होता है ऊंचा भाग, टीला मतलब होता है ऊंचा भाग, और ऊंचे भाग को ही हम टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? टीला। तो दो टीले मिले हैं। प्रायः एक भाग पश्चिमी और दूसरा भाग पूर्वी था, जिसमें पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, जबकि पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। निचला इलाका था लेकिन था ही वो एक ऊंचाई पर। जो सबसे ऊंचाई पर था वो पश्चिमी वाला इलाका था। ठीक है, और जो पूर्वी एरिया था वो बड़ा था, और वो जो बड़ा वाला एरिया था वो निचले इलाके में बसा हुआ था। ठीक है, तो इलाके में था। आगे क्या है? ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था, जबकि निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। नगर नियोजन व्यवस्थित था। ये नगर आयताकार एवं वर्गाकार आकृति में मुख्य सड़कों तथा चौड़ी गलियों के ग्रिड जाल पर आधारित थी। तो इनका जो नगरीय व्यवस्था थी वो आयताकार और वर्गाकार से संबंधित थी। इनकी जो आपकी सड़कें थी चौड़ी गलियों के ग्रिड जाल पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब आप समझ सकते हैं कैसे? कि परपेंडिकुलरली
परपेंडिकुलरली का मतलब है ये एक सिस्टम है, ये एक रास्ता गया है, दूसरा रास्ता आपका इस तरीके से जा रहा है जो कि 90 डिग्री एंगल में कट कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? तो 90 डिग्री के एंगल में इसको कहते हैं समकोण पर काटना। तो नगरीय जो व्यवस्था थी वो समकोण बनाते हुए, या जो उनकी सड़कें थी वो समकोण बनाते हुए काटती थी, तथा नगर नगर अनेक खंडों में विभक्त था। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था, सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर नगर मोखे यानी सोख्ते बनाए गए थे। अब सोख्ते इसलिए बनाए गए थे ताकि पानी आराम से निकल सके और सोख सके। आगे की बात, प्रमुख भवन कौन कौन से थे? सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं जिनमें स्नानागार यानी बाथरूम, स्नानागार क्या है? बाथरूम है, बहुत बड़े बड़े स्नानागार होते थे। अन्नागार यानी कि जहां पर खाद्य वस्तुएं भंडारण करके रखा जा सके। सभा भवन जहां पर लोग इकट्ठा होकर के किसी किसी जरूरी मामले पर चर्चा कर सके। पुरोहित आवास यानी उस समय के जो ब्राह्मण या पंडित हुआ करते थे उनके लिए आवास दिखाई पड़े हैं, जो कि कैसे मिले हैं? बड़े बड़े भवन में इनका उपस्थिति दाखिल की गई है। आदि प्रमुख हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है और ये सबसे बड़ा भी है, ये बाथरूम यानी कि स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। जिसका जलाशय कहाँ है? दुर्ग के टीले में ही है। और मजदूरों के आवास एवं गोल चबूतरे मिले हैं। यह यहाँ अन्नागार दुर्ग से बाहर अवस्थित हैं। अवस्थित का मतलब बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे तथा जिप्सम का मिश्रण का उपयोग करते थे। तो मूलतः इनमें जो इनके सिद्धांतों के बारे में हमने बात करी, इनके सिद्धांतों में इनकी एक जो जीवन है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से था, यानी प्रणाली स्तर पर कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि अव्यवस्थित था। सारा जो वर्क था, सारा जो काम था वो व्यवस्थित था। चाहे अगर आप नालियों को लें तो नालियां पक्की बनी हुई थी, लेकिन नालियों का अगर नालियां पक्की बनी हुई थी तो सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। जबकि स्नानागार यहाँ पाए गए, अन्नागार पाए गए, अन्नागार जिसमें खाद्य वस्तुओं को स्टोरेज करके रखा जा सके, स्नानागार बहुत बड़े बड़े पाए गए। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है इसमें से कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया? सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे राइट करके बताइए। आगे की बात करते हैं। अगर इसकी समझे तो नगर योजना में सिंधु घाटी एक ऐसी सभ्यता रही है जो प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में उभर करके आई है। प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए उभर करके आई है क्योंकि इसमें दो प्रकार के टीले पाए गए, जबकि पश्चिमी भाग पर एक टीला बसा हुआ था जो कि छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बसा हुआ था। पश्चिम के जस्ट अपोजिट पूर्व साइड में एक नगर बसा हुआ था जो कि निचले एरिया में बसा हुआ था, लेकिन उसका जो एरिया था वो बड़ा था। लेकिन बात यहाँ समझने वाली ये है कि पश्चिमी जो दुर्ग था, पश्चिमी जो टीला था उसको नगर दुर्ग के नाम से जानते थे, जबकि जो निचला शहर था, निचला नगर था, उसको यानी निचला हिस्सा था उसको निचला नगर के नाम से जानते थे। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे स्नानागार जो कि टीले में ही पाए गए हैं, तो वो कौन सा स्नानागार रहा जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन किया। हड़प्पा सभ्यता में अभी और भी है, जैसे कि बनावली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो, है ना, कालीबंगा, ऐसे तमाम चीजें हैं जिनसे कुछ ना कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन अवशेषों के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे और उनके बारे में ये समझ सकेंगे कि उनका मिलना हमारे लिए क्यों जरूरी था। और एक विषय C14 है कि C14 का क्या प्रयोग करके हम किसी भी अवशिष्ट या अवशेष की एज का पता लगा सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे अभी आगे चल करके। अब आवासीय भजन, सॉरी भजन नहीं, हाँ लटक जाता है, कोई बात नहीं।
तो हड़प्पा सभ्यता में आवासीय भवन कैसे थे उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है आवासीय भवन? प्रत्येक आवास के बीच में एक आंगन होता था। क्या होता था? आंगन। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। रसोई घर एवं स्नानागार बने होते थे। मकानों के दरवाजे मध्य में ना खुलकर वह किनारे पर होते थे। कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनने वाले भवनों में सजावट आदि का अभाव था। अभाव मतलब कमी थी। ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात 4:2:1 का था, यानी कि जिसकी लंबाई 4 कुछ इकाई की होगी, जबकि 2 इकाई उसकी चौड़ाई होगी और 1 इकाई उसकी ऊंचाई होगी। तो इस तरीके का था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में ही देखा जाता है कि खिड़कियां जो थीं वो बाहर की तरफ खुलती थी। सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिनमें 4 से 5 कमरे होते थे। बड़े तथा 2 मंजिले भवन के भी अवशेष मिले हैं। प्रमुख स्थल में हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा के बारे में आप पहले से जानते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, उन टीलों में सबसे पहला टीला पूर्वी टीले को निचला नगर यानी कि नगर टीला भी कहते हैं। तो नगर टीला या निचला नगर तथा पश्चिमी टीले की बात करें तो दुर्ग टीला कहा जाता है, जिसके नाम से संबोधित किया गया है। हड़प्पा में जो उसका दुर्ग क्षेत्र की प्राचीर थी उससे वो घिरा हुआ था। यहाँ से ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ की मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अंकित है। यहाँ सब उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। सभाधनों से कांस दर्पण, सुरमा लगाने वाली सलाई तथा सीपी की चम्मच प्राप्त हुई है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के रहा। अब हम लोग आगे के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में समझेंगे। तो आगे के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में समझेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, है ना, लोथल। इसके बाद में और भी मुख्य स्थल हैं जिनके बारे में समझेंगे।